नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के वार का, जिसमें सबसे पहले बात होगी उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, जहां 40 मजदूर अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं कि कब इस काल रूपी गाल से वो बाहर निकल पाएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक क्या डेवलपमेंट इस खबर पर हुआ है उसकी जानकारी आपको दूंगी, लेकिन अगली खबर आपको बताएंगे शिखा ठाकुर। और दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से, दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर के यहाँ डिटेल आपको देंगे, जहां दिल्ली के हालात पर एलजी वीके सक्सेना ने सरकार को घेरा है और अपनी जिम्मेदारी निभाने की सलाह दे डाली है। साथ ही पंजाब सरकार को भी आड़े हाथों उन्होंने लिया। पूरी खबर डिटेल में आगे अगली बड़ी खबर के लिए पूजा यादव का रुख करते हैं। और देखिए अगली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां मुख्य सचिव को लेकर घमासान मचा है। उन्हें पद से हटाने की मांग तेजी से जारी है। मंत्री आतिशी ने एलजी को रिपोर्ट भेजी है और रिपोर्ट में दावा है कि सीएस को 850 करोड़ का फायदा कराया गया। रिपोर्ट सीबीआई को भेजे जाने की भी सिफारिश की गई है। अगली खबर आपको बताएंगे आयुष सूर्यवंशी। चौथी खबर चुनाव से जुड़ी। कल यानी शुक्रवार को मध्य प्रदेश की 230 सीटों और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं। प्रशासन अलर्ट पर है। क्या समीकरण है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सोनीपत से बताएंगे पूर्णिमा मिश्रा। बड़ी खबर सोनीपत से ही है, जहां पर मेडिकल स्टोर संचालक पर हमला किया गया है और स्टोर में घुसकर स्टोर संचालक को पीटा गया। लाठी डंडों से दबंगों ने मारपीट की है। वारदात का सीसीटीवी सामने आया है। ये बड़ी खबर इस वक्त, लाठी डंडों से दबंगों ने पिटाई की है। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और ये देखिए स्टोर जिसमें घुसकर मारपीट की गई। दबंगों ने किस तरीके से मेडिकल स्टोर में घुसकर हमला बोला। ये एक बाइक रुकती है और उसके बाद दुकान में घुसकर किस तरीके से पीटा जाता है। नकाबपोश ये दोनों बदमाश लाठी डंडों से पीटते हुए सोनीपत में इस मेडिकल स्टोर संचालक को पीटते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज पहली तस्वीर में आपके सामने है। और दूसरी तस्वीर जब पुलिसिया कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची और बयान दर्ज किए गए, जो स्टोर संचालक था उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया। थानेश्वर इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, पूरा मामला जरा बताएं। 2 से ज्यादा लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं जो लाठी डंडों से पिटाई कर रहे हैं तस्वीरों में। ठीक कहा आपने, 2 से ज्यादा लोग की लाठी डंडों से पिटाई कर रहे हैं, लेकिन अभी इस बारे में काफी जानकारी नहीं निकल के आ रही है कि किसने ऐसा किया, क्यों। क्योंकि मुख्य कारण जो जिन पर ये हमला हुआ है उनसे भी बातचीत करने का प्रयास किया है कि आखिर आपके कोई मिलने वाले थे या कोई पुरानी रंजिश थी। इस मामले को लेकर ये सारा अटैक हुआ है। ना तो वो कुछ बताने को तैयार है, ना ही पुलिस किसी तरह की कोई कार्रवाई कुछ बारे में बताने को तैयार है। अभी पुलिस के आला अधिकारियों से जब बात हुई कि दिन दिहाड़े इस तरीके से एक मेडिकल स्टोर पर हमला हुआ है, ये तो सीधा सीधा ये है कि प्रदेश के अंदर जो है एक किस्म गुंडा राज हो गया है। तो लेकिन पुलिस का एक ही कहना है कि अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ निकल कर सामने आएगा तो ही पता चलेगा। जबकि दूसरी तरफ से एक बात निकल के आ रही है कि ये जो हमलावर हैं ये कुछ नशे की दवाइयां लेने के लिए इसके पास आए थे। जब मेडिकल स्टोर वाले ने देने से मना कर दिया तब इन्होंने तेश में आकर पहले वापस चले गई है, बाद में ये तेश में आके 2-3 बंदे आए तो इन्होंने इस पर अटैक किया। अभी पूरी मामले की छानबीन चल रही है। जैसे ही कुछ निकल कर आएगा फिर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको अवगत करवाएगी। नहीं थानेश्वर, जिस तरीके की तैयारी के साथ ये लोग आए हैं, अपना चेहरा ढककर आए हैं, मतलब ये प्री प्लान तो नहीं लगता है कि ये नशे की दवाइयां लेने के लिए जाएंगे, संचालक इनको मना कर देगा और उसके बाद ये पीटेंगे। जैसी ये तैयारी है इसमें मामला कुछ और भी लगता है संदिग्ध। ये लोग पहले जो अभी सूत्रों से निकल कर आ रहा है, पहले ये नशे की दवाई लेने के लिए गए थे। संचालक ने इन्हें, जो मेडिकल संचालक था, उन्हें देने से मना कर दिया था। इन्होंने काफी रिक्वेस्ट की कि हम इसके एक्चुअल हो चुके, हमें कुछ टैबलेट दे दी जाए। तो उसने कहा कि मैं ऐसी टैबलेट नहीं देता जब तक डॉक्टर लिख के नहीं देता। तब ये चुपचाप उस समय चले गए। बाकी उसके बाद ये पूरी तैयारी के साथ आए, मुंह ढककर और जिस तरीके से लाठी डंडों से लैस होकर आए, तो इन्होंने उस पर अटैक किया है। अभी सूत्रों से ये बात निकल कर आ रही है, बाकी सच्चाई क्या है क्योंकि मेडिकल स्टोर। चलिए ठीक है थानेश्वर, आप लगातार नजर बनाकर रखें। आप उत्तरकाशी में टनल में फंसे 40 मजदूरों का रेस्क्यू लगातार जारी है। हेवी मशीनों के जरिए जल्द से जल्द रेस्क्यू को पूरा करने की कोशिश हो रही है। 12 नवंबर को सुबह तकरीबन 4 बजे टनल धंसने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में टनल में काम कर रहे 40 मजदूर फंस गए। तकरीबन 124 घंटे बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू अभी पूरा नहीं हो पाया है। इसको लेकर के मजदूरों के परिजनों में भी आक्रोश है। बुधवार को मजदूरों के परिजनों ने टनल के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। रेस्क्यू में अमेरिका की हेवी ड्रिल मशीन लगाई गई, तो वहीं थाईलैंड के एक्सपर्ट की मदद भी यहां ली जा रही है।
मजदूरों तक पाइप के जरिए लगातार ऑक्सीजन, भोजन और दवाइयां और साथ ही जरूरी सामान पहुंचाए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार रेस्क्यू पर लगातार नजर बनाकर रखे हुए है। सीएम धामी ने हादसे की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई, वहीं 6 सदस्यीय कमेटी हादसे की जांच करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्रालय की ओर से भी घटना की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। मजदूरों को बचाने के लिए NHDCL, NDRF, SDRF, ITBP, BRO के 200 से ज्यादा जवान इस वक्त रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं। ऑपरेशन जिंदगी लगातार यहां पर चलाई जा रही है। सभी ने यही ठाना है कि मजदूरों को सुरक्षित वापस लाना है। फिट करती है वो मशीन कल वायुसेना के हवाई जहाज से यहाँ पर पहुँच गई है और अब मशीन इंस्टॉल हो गई है, वहाँ पर काम करना भी शुरू कर दिया है। NHIDCL और भारत सरकार के अधिकारीगण सभी एक दूसरे के समन्वय के साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं। थोड़ा स्थिति वहाँ की कठिन है, लेकिन बहुत जल्द जो है उस पर पूरा ड्रिल हो जाएगा। जो अत्याधुनिक मशीन आई है, अभी मुझे बताया गया है कि लगभग 5-7 मीटर उन्होंने ड्रिल भी कर लिया है अभी तक, और हर घंटे में वो 5 मीटर से 10 मीटर के बीच ड्रिल करेगी। तो जल्दी से जल्दी अगर सब चीज़ें ठीक रहीं तो हम उन सभी को, जो हमारे भाई उसके अंदर हैं, उन सभी को निकाल पाएंगे। अभी भारत सरकार के मंत्री जी भी, माननीय VK सिंह जी भी वहाँ पहुँच गए हैं, अन्य टीम भी पहुँची है। राज्य सरकार की तरफ से उन जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं या तकनीकी विशेषज्ञ हैं, हर प्रकार का सहयोग देने के लिए हमने पहले से ही सभी को कहा है। हमारे मुख्य सचिव, अन्य लोग उनके सभी के संपर्क में, क्योंकि तकनीकी चीजें उन्हीं को करनी है, राज्य सरकार उनका भरपूर सहयोग करेगी। सभी लोग, चूंकि सबसे लगातार संपर्क हो रहा है, खाना, ऑक्सीजन, पानी, सभी व्यवस्थाएं उनके लिए वहां पर की जा रही हैं और सभी संपर्क में हैं, सभी सुरक्षित हैं। चूंकि भारत सरकार के NHIDCL के द्वारा ये काम किया जा रहा था और सुरंग का काम लगभग पूरा होने वाला था, 400 मीटर लगभग सुरंग बची हुई थी और इसको मॉनिटर भी वही लोग कर रहे थे। लेकिन आगे के लिए जितने भी इस प्रकार की सुरंगों का, टनल्स का, क्योंकि हमारे राज्य में बहुत अधिकाधिक इसकी आवश्यकता भी है और निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, हम इन सभी की समीक्षा करेंगे। और इनकी समीक्षा के साथ साथ चूंकि पहले हम सभी शहरों की बेयरिंग कैपेसिटी का भी अध्ययन कर रहे हैं, वो भी आकलन कर रहे हैं और इसके साथ ये भी करेंगे। इसको फिट करती है वो मशीन कल वायुसेना के हवाई जहाज से यहाँ पर पहुँच गई है और अब मशीन इंस्टॉल हो गई है, वहाँ पर काम करना भी शुरू कर दिया है। NHIDCL और भारत सरकार के अधिकारीगण सभी एक दूसरे के समन्वय के साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं। थोड़ा स्थिति वहाँ की कठिन है, लेकिन बहुत जल्द जो है उस पर पूरा ड्रिल हो जाएगा। इस वक्त VK सिंह आपको नजर आ रहे हैं। VK सिंह महानिरीक्षण के लिए पहुंचे हुए हैं और लगातार CM धामी की भी नज़र इस पूरे हादसे को लेकर के बनी हुई है। कई सारी टीमें यहां पर तैनात है और यहां पर लगातार तेज़ी के साथ रेस्क्यू किया जा रहा है। 124 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। हालांकि जो पर्याप्त चीज़ें हैं वो वहां तक मुहैया करवाई जा रही है, वो टनल के अंदर पहुंचाई जा रही है, खाने पीने की चीज़ें और ऑक्सीजन। इसी बीच VK सिंह वहां पर पहुंचे हुए हैं। ऑपरेशन युद्ध स्तर पे है, बिल्कुल लगे हुए। हमारे पूरे शासन प्रशासन का हमारे साथ सपोर्ट है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नंबर 1 दर्जे, आधे दर्जे की मशीन को भेजा है यहाँ पे और ये 100% कामयाब होगी। तो ये मशीन इंस्टॉल हो चुकी है? मशीन 99.99% इंस्टॉल हो चुकी है। बस हो सके काम शुरू हो गया। मैं भी बात के काम चल रहा है, हमें पूरी उम्मीद है, इसीलिए हम सब लोग आए तक। वो बिल्कुल सुरक्षित है। मैं हर आधे घंटे बाद, मैं कंपनी का PRO है, मेरी फर्स्ट लड़के ने, हमने उसको हौसला दिया कि सब ठीक है, हो जाएगा, आज रात तक जो है आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो देखिए, लगातार संघर्ष चल रहा है, लेकिन अभी तक भी वो प्रयास सिर्फ कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि आज रात तक ये जो मिशन है वो सक्सेसफुल होगा और जो 40 मजदूर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने में कामयाबी हासिल होगी। देखिए, एयरलिफ्ट किया गया था मशीन्स को और अब कोशिश ये की जा रही है कि इनको निकाल लिया जाए बाहर।
और सीधे आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लिए चलते हैं। कल चुनाव है, उससे पहले आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। देखिए, लगभग 42,000 मतदान दल जो हमारे हैं वो अपने अपने मतदान केंद्रों पे पहुंच गए अभी की जानकारी के हिसाब से, और बाकी भी उस प्रक्रिया में हैं, शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। मतदान दल आज शाम में रात्रि विश्राम मतदान केंद्र पे करेगा और प्रातः कार्रवाई मतदान की शुरू होगी, जैसा मैंने आपको पहले बताया। हमारे जो कुल मतदाता हैं जो मतदान की प्रक्रिया में भाग लेंगे, प्रेस नोट आपको सर्कुलेट भी करेंगे, वो राउंड फिगर में देखते हैं तो 5,59,00,000 है। टोटल देखते हैं तो 5,59,83,139 हमारे सामान्य मतदाता हैं, जिसमें पुरुष करीब 2,87,00,000 हैं, महिलाएं 2,71,00,000 हैं। थर्ड जेंडर इसमें 1,292 है, 1292। ओवरसीज इलेक्टर्स जो लोग बाहर रहते हैं, देश के बाहर हैं, वो 99 हैं। सर्विस इलेक्टर्स जिसको हम सेवा मतदाता कहते हैं, जो खास करके हमारी जो आर्मी में नियोजित लोग हैं, उनकी संख्या 75,382 है, 75,382। इन सभी का जब टोटल करते हैं तो मतदाताओं की संख्या 5,60,58,521 होती है, 5,60,58,521। 80 वर्ष से ज़्यादा की आयु के जो मतदाता हैं उनकी संख्या 6,37,382 है। 100 साल से ज़्यादा की आयु के मतदाता 4,901 हैं। हमारे दिव्यांग साथी मतदाता 5,03,872 हैं। तो ये एक तरह से मतदाताओं का विवरण है। 18 से 19 साल की आयु वर्ग में जो हमारे यूथ या फर्स्ट टाइम वोटर आप कह सकते हैं, इनकी संख्या 22,34,861 है। तो ये मतदाताओं का ब्रेकअप है। अब हम सभी जानते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया 9 अक्टूबर को जब घोषणा हुई थी तब से आरंभ हुई। जो कैंडिडेट्स इस 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव मैदान में हैं, उनकी संख्या 2,533 है। इन 2,533 कैंडिडेट्स में 2,280 पुरुष हैं और 252 महिलाएं हैं और एक थर्ड जेंडर है। सबसे ज़्यादा मतदाता हमारे अटेर में हैं, वो 38 मतदाता हैं, जिसमें 36 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। एक थर्ड जेंडर की जो मैंने बात की थी, वो मलहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, छतरपुर में टोटल 15 लोग वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 13 पुरुष हैं, एक महिला है और एक थर्ड जेंडर है। हमारे जो क्रिटिकल मतदान केंद्र या संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या जो चिन्हित किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा और जिले की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए, वो 17,032 है। तो मध्य प्रदेश में क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में किस तरीके से इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाएगा उसकी जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी जा रही थी। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने पोल्यूशन की जो इस वक्त गंभीर स्थिति बनी हुई है उसके लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। एलजी ने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण का हाल लगातार बिगड़ता जा रहा है और एलजी ने यह भी कहा कि कार्रवाई की जरूरत है, न कि ढोंग करने की। अपने ट्वीट में उन्होंने पंजाब सरकार को भी घेरा क्योंकि वायु प्रदूषण को लेकर उनका रिएक्शन आया। दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए पंजाब की लापरवाही सामने आ रही है, ये उन्होंने कहा। दिल्ली में AQI 400 के पार है, हम केवल दूसरे राज्यों से अपील कर सकते हैं, ये भी उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा। मेरे ख्याल से मैं फिर वही दोहराऊंगा कि केंद्र सरकार को मेरे ख्याल से पूरे उत्तर भारत में जो पोल्यूशन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को भी कुछ करने की ज़रूरत है। ये जो बयानबाजी फार्मूला है, बयानबाजी फार्मूले से कुछ निकलने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी इस समय सक्रिय होना चाहिए और क्या क्या किया जा सकता है इसमें पहल करनी चाहिए। संयुक्त रूप से क्या क्या और हो सकता है उसके लिए प्रयास होना चाहिए और ये वक्त की मांग है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव को तत्काल पद से हटाने और निलंबन की सिफारिश उपराज्यपाल से की है। मुख्य सचिव नरेश कुमार से जुड़े मामले में सतर्कता मंत्री आतिशी ने प्राथमिक जांच रिपोर्ट एलजी को भेज दी है। सीएम केजरीवाल ने एलजी को इस रिपोर्ट को भेजते हुए मुख्य सचिव को तत्काल पद से हटाने और निलंबन की सिफारिश की है। साथ ही मंत्री की ओर से इस रिपोर्ट को सीबीआई को भेजे जाने की सिफारिश की गई है।
आतिशी ने इस मामले पर सौंपी रिपोर्ट में दावा किया कि मामले में 850 करोड़ रुपए का अनुसूचित लाभ कमाया गया। ये जमीन दरअसल 2015 में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास केवल 75 लाख रुपए में खरीदी गई। केजरीवाल ने आतिशी से शिकायत की जांच कराने को कहा था। दिल्ली मुख्य सचिव को पद से हटाने की मांग मंत्री आतिशी की तरफ से की गई है। और देखिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। ऐसे में दोनों ही राज्यों में तमाम दलों के उम्मीदवारों की किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। मध्य प्रदेश में जहां 230 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, तो वहीं छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के लिए 70 सीटों पर मतदान होना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा और ऐसे में कल मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होगी। जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। 2534 प्रत्याशी मैदान में हैं। 5.5 करोड़ वोटर नई सरकार को चुनेंगे। छत्तीसगढ़ की 90 में से 70 सीटों पर वोटिंग होगी और कुल 958 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत को आजमाएंगे। 1,63,14,479 मतदाता कल फैसला करेंगे उम्मीदवारों की किस्मत का। तो देखिए, कल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मतदान की प्रक्रिया होगी और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर लगातार जहां सरकार रिपीट करने के प्रयास में बीजेपी नजर आई, वहीं आपने देखा कि तमाम दिग्गजों की ओर से यह पूरी कोशिश रही कि कांग्रेस भी इस बार कम बैक करे और जो पिछली बार कसर रह गई थी इस बार उसको पूरा कर लिया जाए। तो कांटे की टक्कर दोनों ही राज्यों में। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट को लेकर सरकार सख्त है। 3 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने इन्हें नोटिस भेजा है और साथ ही अश्लीलता को पूरी तरह बैन करने के लिए सरकार जल्द ही एक बिल को कानून की शक्ल दे सकती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता का तड़का अब नहीं लगेगा। बहुत हुआ अश्लील कंटेंट परोसकर दर्शकों को लुभाने का खेल। दरअसल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से अश्लील सामग्री दिखाई जा रही है, लेकिन अब इसे लेकर सरकार सख्त हो गई है। आईटी एक्ट समेत अन्य संबंधित कानूनों के उल्लंघन को लेकर 3 वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को नोटिस जारी किया गया है। इन प्लेटफॉर्म की ओर से आपत्तिजनक सामग्री परोसी जा रही थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील और अशिष्ट सामग्री दिखाए जाने पर 3 ओटीटी प्लेटफॉर्म हंटर्स, बेशर्म और प्राइम प्ले के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ये तीनों ओटीटी प्लेटफॉर्म की वेबसाइट है और मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिन पर आपत्तिजनक सामग्री दिखाई जा रही थी। इनमें हंटर्स पर वेब सीरीज यस मैन सीजन 1, तड़प सीजन 1, सौतेली सीजन 1, रंजिश सीजन 1। बेशर्म प्लेटफॉर्म पर अदला बदली सीजन 1 जैसे वेब सीरीज, प्राइम प्ले पर आंटी जी, पनिशमेंट, चटपटी पड़ोसन जैसी अश्लील सामग्री परोसी जा रही थी। जांच में पाया गया है कि तीनों प्लेटफॉर्म को वेब वर्ल्ड मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड संचालित कर रहा था। इसमें सेंटर्स को 25 अक्टूबर, बेशन को 27 अक्टूबर और प्राइम प्ले को 31 अक्टूबर को आईटी एक्ट समेत अन्य संबंधित कानूनों के उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी किया गया। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से कानून का पालन सुनिश्चित कराने के लिए 5 दिन का समय दिया गया था, जिसके बाद कंपनी की ओर से दावा किया गया है कि तीनों प्लेटफॉर्म से ये अश्लील और अशिष्ट कंटेंट हटा लिया गया है। इस एक्शन के बीच भारत सरकार की ओर से ओटीटी ऐप्स को रेगुलेट करने के लिए एक नया कानून लाया जा रहा है। एक बार ये बिल जैसे ही संसद में पास हो जाएगा, ये नेटफ्लिक्स, अमेजन, सोनी लिव, हॉटस्टार जैसे तमाम ओटीटी ऐप्स के कंटेंट के मूल्यांकन के लिए सरकार कमेटी का गठन कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।